जिस देश में एक सिंगल व्हाट्सएप मैसेज पर राजधानी की सीमाओं को सील कर दिया जाता हो, जहां नीट परीक्षा में धांधली की अफवाहों से लेकर सीए विरोध और किसान आंदोलन के नाम पर देश के दिल यानी कि दिल्ली को हफ्तों तक पंगु बना दिया जाता हो, क्या आपको सच में लगता है कि वहां के सुरक्षा सलाहकार केवल अगले चुनाव का गणित बिठा रहे होंगे? पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कैसे एक के बाद एक कुछ देशों पर तख्तापलट और कलर रेवोल्यूशन की स्क्रिप्ट तैयार की गई। श्रीलंका में जब प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, या बांग्लादेश में जब एक चुनी हुई सरकार को रातों रात देश छोड़कर भागना पड़ा, तो उसकी शुरुआत सीमाओं पर टैंक चलने से नहीं हुई थी, बल्कि देश के भीतर ही अराजकता का एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया जिसने सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत जैसे 140 करोड़ की आबादी वाले विशालकाय देश को भी इसी तरह से इंटरनल हाइब्रिड वॉरफेयर का शिकार बनाने की कोशिश हो रही है? इसका सीधा और कड़ा जवाब है हां। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारा पारंपरिक प्रशासनिक ढांचा इस तरह के अदृश्य और चालाक हमलों से निपटने के लिए तैयार है? जब एक ऐसा सिविल सर्वेंट जिसने कभी अपने जीवन में कोई शारीरिक संकट या फिर गोलियों की तड़तड़ाहट का सामना नहीं किया, जमीन पर उग्र भीड़ और हिंसक परिस्थितियों के सामने जब खड़ा होता है, तो उसका फैसला अक्सर या तो पूरी तरह से ढीला होता है या फिर घबराहट में उठाया गया गलत कदम होता है। यहीं पर भारत के थिंक टैंक और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों को एक बहुत बड़ा गैप दिखाई दिया। प्रशासनिक तंत्र को अब सिर्फ थ्योरी पढ़ने वाले कागजी अफसरों की नहीं, बल्कि उन लोगों की सख्त जरूरत महसूस होने लगी है जिन्होंने अपनी रडार पर संकट को देखा है, जो सेकंड्स के 100वें हिस्से में फैसला ले सकते हैं और जिनके शरीर और दिमाग को लोहे की तरह तपाया गया है। जब उग्र प्रदर्शनकारी राजधानी के बुनियादी ढांचे को बंधक बनाने की कोशिश करें, तब कागजी नियम पुस्तिकाओं से काम नहीं चलता। वहां आपको एक ऐसा माइंडसेट चाहिए जो बिना घबराए, बिना किसी राजनीतिक हिचकिचाहट के सिचुएशन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। इसी जरूरत के कारण एक ऐसी रणनीति की नींव रखी गई जिसकी पहली सीढ़ी को दुनिया अग्निवीर के नाम से जानती है। लेकिन जरा रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि अग्निवीर सिर्फ सेना के बजट को कंट्रोल करने के लिए लाया गया एक पेंशन कटिंग मॉडल है, तो आप अभी भी सतह पर ही तैर रहे हैं। जरा केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस हालिया और ऐतिहासिक फैसले के डॉट्स को आपस में कनेक्ट करिए, जिसमें घोषणा की गई कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में अग्निवीरों को 50% का सीधा आरक्षण दिया जाएगा। यह कोई मामूली भर्ती कोटा नहीं है, यह भारत के आंतरिक सुरक्षा तंत्र का पूरा ढांचा बदलने की एक सोची समझी कोशिश है। 4 साल तक दुनिया की सबसे कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग और कठिनतम इलाकों में ड्यूटी देने के बाद जब ये युवा बाहर आएंगे, तो उन्हें लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में सीधी छूट और वरीयता मिलेगी। साथ ही उम्र की सीमा में 3 से 5 साल का एक बड़ा रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अब इस पूरे गणित के दूरगामी नतीजों को गहराई से समझिए। सिर्फ केंद्र ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे देश के सबसे बड़े राज्य अपने राज्य पुलिस बलों में अग्निवीरों को 10 से 20% तक सीधी प्राथमिकता देने का खाका तैयार कर चुके हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारतीय रेलवे, जो देश की जीवन रेखा है, उसके सुरक्षा तंत्र से लेकर देश की महारत्न और नवरत्न पीएसयू कंपनियों जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स यानी कि भेल, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि बीडीएल और हमारी तमाम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों तक अग्निवीरों को सेटल करने का प्लान एक्टिवेट हो चुका है। यहां तक कि कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी, सीजीएल और एमटीएस जैसे शुद्ध रूप से दफ्तरी और प्रशासनिक पदों में भी अग्निवीरों को अतिरिक्त वेटेज देने की नीति अपनाई गई है। सोचिए कि आज से ठीक 5 या फिर 7 साल बाद भारत का प्रशासनिक और सार्वजनिक परिदृश्य कैसा दिखेगा, जब किसी सरकारी दफ्तर का क्लर्क, रेलवे का स्टेशन मास्टर, पुलिस थाने का हेड कांस्टेबल या फिर किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का सिक्योरिटी इंचार्ज केवल एक आम नागरिक नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास भारतीय सेना की कठोर ट्रेनिंग, वेपन हैंडलिंग, अनआर्म्ड कॉम्बैट और मिलिट्री ग्रेड अनुशासन का अनुभव होगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत सरकार चुपचाप एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है जहां देश के हर महत्वपूर्ण संस्थान की पहली अग्रिम पंक्ति में एक पूर्व सैनिक खड़ा होगा। यह हमारे लिए गर्व की बात है। अब जरा अपनी नजर को भारत की सीमाओं से बाहर निकालकर दुनिया के सबसे सफल और आक्रामक सुरक्षा मॉडलों की तरफ ले जाइए। इजराइल का नाम लेते ही दिमाग में हाईटेक हथियारों और अजेय सुरक्षा बलों की तस्वीर उभरती है, लेकिन क्या आपको पता है
कि इजराइल की असली ताकत उसकी सेना नहीं बल्कि उसका अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण यानी कि मैंडेटरी मिलिट्री ट्रेनिंग का कानून है। इजराइल में 18 साल की उम्र पूरा करते ही हर युवा, चाहे वह लड़का हो या फिर लड़की, उसका सेना में 2 से 3 साल सेवा देना कानूनी रूप से अनिवार्य है। इसी तरह दक्षिण कोरिया में, जो उत्तर कोरिया के लगातार परमाणु हमलों के खतरे के साये में रहता है, हर युवा को अपने जीवन का एक हिस्सा सेना को देना ही पड़ता है। और सिंगापुर जैसे छोटे लेकिन अत्यधिक आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश में नेशनल सर्विस के बिना नागरिकता के कई अधिकार अधूरे रह जाते हैं। वहां पर बहुत कुछ आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने सेना ज्वाइन नहीं किया है तो आपको बहुत सारी चीजों की सेवा नहीं मिलेगी। इन अंतर्राष्ट्रीय मॉडलों में सबसे दिलचस्प बात यह नहीं है कि वे सेना कैसे चलाते हैं, बल्कि यह है कि वे अपना कॉर्पोरेट और प्रशासनिक सेक्टर कैसे चलाते हैं। इजराइल या दक्षिण कोरिया में अगर कोई युवा सैमसंग, एलजी या फिर किसी वैश्विक टेक दिग्गज में शीर्ष पद पर आवेदन करता है तो उसका मिलिट्री सर्विस रिकॉर्ड उसका सबसे बड़ा बायोडाटा होता है। वहां का कॉर्पोरेट वर्ल्ड अच्छी तरह से जानता है कि जो व्यक्ति शून्य से नीचे के तापमान में या फिर बारूद के धुएं के बीच नेतृत्व कर सकता है, वही व्यक्ति बिजनेस क्राइसिस, सप्लाई चेन की समस्याओं और कॉर्पोरेट प्रेशर को सबसे बेहतरीन तरीके से संभाल सकता है। वहां मिलिट्री ट्रेनिंग के समय की बर्बादी नहीं बल्कि एलिट लीडरशिप डेवलपमेंट का एकमात्र तरीका माना जाता है। क्या भारत भी धीरे धीरे इसी अंतरराष्ट्रीय नेशनल सर्विस मॉडल की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है? जवाब जानने के लिए हमें अपने देश के आंतरिक और बाहरी खतरों के नए स्वरूप पर नजर डालनी होगी। भारत में जब भी कोई बड़ा सुधार या फिर बिल पास होता है तो अचानक विदेशी फंडिंग, एफसीआरए का गलत इस्तेमाल करने वाले एनजीओ और देश विरोधी ताकतें एक्टिव हो जाती हैं। इन्फिल्ट्रेशन और प्रायोजित विरोध प्रदर्शन के जरिए देश की आर्थिक प्रगति को ब्रेक लगाने का एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है। जब देश के भीतर ऐसी ताकतें सक्रिय हो जो बिना एक गोली चलाए पूरे देश के अर्थव्यवस्था को रोजाना हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचा सकती हो, तो आप सिर्फ पारंपरिक पुलिसिंग के भरोसे नहीं बैठ सकते। वैश्विक भू राजनीति का माहौल आज जितना खतरनाक है उतना पिछले 7 दशकों में कभी नहीं रहा। एक तरफ चीन हमारी उत्तरी सीमाओं पर हर मौसम में टिकने वाले ऑल वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा चुका है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक कोलैप्स के बावजूद नए युग के ड्रोन्स और साइबर वॉरफेयर के जरिए भारत की शांति भंग करने की ताक में रहता है। बांग्लादेश में हाल ही में हुए राजनीतिक उथल पुथल ने भारत के पूरे पूर्वी मोर्चे पर एक नया सुरक्षा जोखिम पैदा कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया को यह कड़वा सच दिखाया कि जब किसी देश पर अस्तित्व का संकट आता है तो सिर्फ नियमित फौज काफी नहीं होती, देश के आम नागरिकों को भी बंदूक उठानी पड़ती है। लेकिन यूक्रेन में जिन आम नागरिकों को हथियार थमाए गए उनके पास कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें भीषण नुकसान उठाना पड़ा। भारत सरकार का मास्टर प्लान असल में इसी यूक्रेनी दुविधा का पहले से निकाला गया समाधान है। सरकार एक ऐसा टू वे शील्ड यानी कि दोहरा सुरक्षा कवच तैयार कर रही है जो एक ही तीर से 2 निशाने साधता है। पहला, आंतरिक सुरक्षा का मोर्चा। भविष्य में अगर देश के भीतर उग्र प्रदर्शनों, प्रायोजित दंगों या फिर गृह युद्ध जैसी स्थितियां पैदा करने की कोशिश की जाएंगी तो सड़क पर केवल वो लाठीधारी पुलिस नहीं होगी जो पत्थरबाजों के सामने रक्षात्मक हो जाए, बल्कि हर मोड़, हर थाने और हर प्रशासनिक केंद्र पर सैन्य ट्रेंड युवा तैनात होंगे जो किसी भी अराजकता को मिनटों में न्यूट्रलाइज करने का मादा रखते होंगे। दूसरा, बाहरी सुरक्षा का मोर्चा। अगर कभी भारत को 2 या 3 मोर्चे पर एक साथ पूर्ण युद्ध में उतरना पड़े तो हमारे पास रातों रात मोबिलाइज होने वाली करोड़ों अनुशासित और हथियारों से लैस युवाओं की एक रिजर्व आर्मी तैयार होगी। अब आते हैं उस सवाल पर जो आने वाले दशक में भारत के राजनीतिक गलियारों में गूंजने वाला है। क्या वो दिन अब बहुत नजदीक है जब भारत में आईएएस, पीसीएस, जुडिशियरी और यहां तक कि चुनाव लड़ने वाले नेताओं के लिए भी मिलिट्री या अग्निवीर ट्रेनिंग को अनिवार्य प्राथमिक योग्यता बना दिया जाएगा? अगर इजराइल या दक्षिण कोरिया की तर्ज पर भारत में भी यह नियम लागू कर दिया जाए कि बिना मिलिट्री सर्विस सर्टिफिकेट के आप देश की संसद का चुनाव नहीं लड़ सकते या आप जज और कलेक्टर नहीं बन सकते, तो इसके क्या परिणाम होंगे? एक तरफ जहां इससे देश को एक ऐसा नेतृत्व मिलेगा जो अनुशासन में बेमिसाल होगा, जो भ्रष्टाचार और आलस को बर्दाश्त नहीं करेगा, वहीं दूसरी तरफ एक छोटा सा जोखिम भी है कि कहीं हमारा महान लोकतंत्र धीरे धीरे एक स्टेटोक्रेसी यानी कि सैन्य संचालित राज्य का रूप न ले ले। हालांकि हमारी सेना की ट्रेनिंग इतनी कमजोर नहीं होती है, लेकिन यह एक ऐसा गंभीर विषय है जिस पर देश के हर प्रबुद्ध नागरिक को आज ही सोचना शुरू कर देना चाहिए। इसीलिए जब अगली बार आप टीवी स्क्रीन पर अग्निवीर योजना के फायदों और नुकसान पर होने वाली बाइट्स और राजनीतिक बहसबाजी देखें तो यह समझ लीजिएगा
कि बात सिर्फ 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट या फिर पेंशन के पैसों की नहीं हो रही है। यह भारतीय गणराज्य के पुनर्गठन की वो साइलेंट क्रांति है जो देश के पूरे सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव फैब्रिक को हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रही है। सरकार भारत को एक ऐसा अवैध किला बना रही है जिसकी दीवारें बाहर के दुश्मनों को भी डराएंगी और जिसके भीतर अनुशासन की एक ऐसी लहर होगी जो किसी भी आंतरिक अराजकता को सिर उठाने का मौका नहीं देगी। अब फैसला आपके विवेक पर निर्भर करता है। क्या आप भारत के इस कड़े अनुशासन और सैन्य केंद्रित मास्टर प्लान को देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए एकमात्र जरूरी कदम मानते हैं, या फिर आपको लगता है कि एक बहुसांस्कृतिक और विविध लोकतंत्र में सिविलियन ढांचे का यह सैन्यीकरण भारत की मूल लोकतांत्रिक आत्मा पर एक सवालिया निशान खड़ा कर सकता है? अपनी राय बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे कमेंट सेक्शन में दर्ज कीजिए, क्योंकि आपकी सोच ही इस देश के विमर्श को तय करते हैं। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले एपिसोड में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।